राधे राधे आप सभी को। तो बताइए कैसे हैं आप। कल क्लास अपलोड नहीं हो पाई कुछ अपरिहार्य कार्य की वजह से, इसलिए आज क्लास आपके सामने है। आज क्लास ज़रूर अपलोड होगी। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था राज्यसभा के बारे में और हमने डिसाइड किया था कि हम जो क्लास है पहले 5 से 10 मिनट करंट अफेयर्स जो चर्चा में है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले प्रश्न बनेंगे, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक योजना जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, जिसका हम लाभ ले पाए, जो सरकार योजना बनाती है एक लक्षित समूह को लेकर, टारगेट करके कि उसका लाभ हम तक पहुँचे, हम उस योजना का लाभ ले पाए और एक सफल कार्यान्वयन हो पाए उस योजना का, तभी वो योजना धरातल में सफल हो पाएगी। जो सरकार का उद्देश्य है और हमारा भी यथोचित उद्देश्य है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, हमारे स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज गुरु पूर्णिमा है, तो बहुत ही शुभ दिन है आज हम सभी अपने गुरु को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो इसी भाव से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आज का पहला सेक्शन जो करंट अफेयर्स का है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ब्राज़ील की यात्रा पे थे। तो ब्राज़ील की यात्रा पे क्यों थे, ये जानना ज़रूरी है। तो ब्राज़ील की यात्रा पे जाने का उद्देश्य ये था कि हमारा ब्रिक्स समिट 2025 जो क्रम में 17वां है, 70th ब्रिक्स समिट जो है ब्राज़ील में, वहाँ के शहर रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, जो भी ब्रिक्स समिट 2025 से जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो ब्रिक्स समिट 2025 ये क्रम में 17वां ब्रिक्स समिट था, जो ब्राज़ील के कौन से शहर में, रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। और विस्तार और नई सदस्यता, यानी इसका विस्तार भी हुआ है। पहले ब्रिक्स जब निर्माण हुआ था, ब्रिक्स जब बना था, तो उसमें 5 सदस्य थे। इनका क्रम था ब्राज़ील, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का समूह था जब ब्रिक्स का निर्माण हुआ था, ठीक है। लेकिन अब जो है इसमें कुछ नए सदस्य भी आए हैं, जुड़े हैं, जो इसकी सदस्यता को बढ़ाएंगे। तो हम जो नए सदस्य बने हैं उनके बारे में भी जानेंगे, समझेंगे। तो विस्तार हुआ और नए सदस्य भी बने। तो ब्रिक्स का विस्तार के क्रम में इंडोनेशिया, अब ब्रिक्स का जो है इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य बन गया है। एशियन कंट्रीज़ है इंडोनेशिया, जो अब वर्तमान में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। और इसके जो सदस्य देशों की कुल संख्या अब 11 हो गई है। बाकी कौन से सदस्य जुड़े हैं उनके बारे में जानते हैं। इसमें जो है नए सदस्य जो जुड़े हैं, इजिप्ट है, इथियोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, सऊदी अरब एंड यूएई। तो आपने जाना, पहले 5 देशों का समूह था ब्रिक्स, जो बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। इंडोनेशिया वर्तमान में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। 6वां सदस्य, 7वां सदस्य इजिप्ट है, मिस्र, और 8वां सदस्य इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूएई। ये नए सदस्य बने हैं, जो अब कुल मिला के ब्रिक्स के देशों की संख्या 11 हो गई है। ये 11 सदस्य हमें जानना जरूरी है, जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस जो समिट का था, ब्राज़ील ब्रिक्स समिट 2025 जो ब्राज़ील में संपन्न हुआ, हम जो भी समिट करते हैं, जो भी समिट होता है जहाँ पे विभिन्न देशों के नेता, वहाँ के शासक, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आके बैठते हैं, मिलते हैं, एक मीटिंग होती है प्रॉपर, ठीक है। तो उसके बारे में गहन चर्चा होती है और सबका एक थीम होता है, एक उद्देश्य होता है, जिसके बारे में वो सभी नेतागण बैठते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और फिर उसका एक मॉडल तैयार होता है,
उसका एक रिज़ल्ट तैयार होता है कि आगे आने वाले वर्षों में, आगे आने वाले दिनों में हम उस समिट का क्या आगे प्रभाव पड़ेगा, जो वैश्विक प्रभाव कहलाता है, जो पूरे देश, पूरी दुनिया में इसका असर प्रभाव रखता है। ठीक है, तो इसकी थीम है अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। यानी आपने ये जो थीम है ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो थीम है इसको हमें याद रखना होगा। ये ऑप्शन पूछे जाएंगे आपसे, 4 ऑप्शन होगा, उसमें ये भी एक ऑप्शन होगा। तो ये थीम, क्रम, नए सदस्य, ये कौन से शहर में हुआ, ये सारे जो क्रम हैं, ये सारे जो प्रश्न यहाँ से बनेंगे, जो आपको ध्यान में याद रखना ज़रूरी है। तो ये थीम हम याद करेंगे। एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप इसको दोहराएंगे और इसको कहीं लिख लेंगे, ताकि ये आपके जब परीक्षा देने जाओ तो आप एक बार इसे दोहरा लो, देख लो, समझ लो, ये आपको काम आएगा। अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करो। कह रहा है कि अधिक समावेशी और मजबूत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण को यानी ग्लोबल साउथ को मजबूत करना। यानी ये ग्लोबल साउथ को एक साथ ला करके मजबूती प्रदान करने का एक समिट हुआ, जिसमें बहुत से देशों ने शामिल हुए। जो ब्रिक्स के जो सदस्यगण हैं, जो सदस्य देश हैं, उनका ये थीम था। उन्होंने वैश्विक दक्षिण को सहयोग करना, मजबूती देना। क्यों? क्योंकि वो समावेशी शासन, समावेशी विकास के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। तो आपको ये जानना होगा, ये समझना होगा। आगे हम इसमें बढ़ते हैं। इसके जो वैश्विक प्रभाव है क्या होगा, ये वैश्विक प्रभाव यानी अब जो है क्या है कि हमें ब्रिक्स की सदस्यता बढ़ाई और इसके बाद ब्रिक्स का अब प्रतिनिधित्व भी वैश्विक वर्ल्ड में, वैश्विक दुनिया में इसका प्रभाव भी बढ़ाना है। इसका उद्देश्य है, इसमें दुनिया की 49.5% आबादी शामिल है, यानी प्रभाव रखती है। वैश्विक जीडीपी का यानी ग्लोबल जीडीपी का ये 40% एंड वैश्विक व्यापार का, ग्लोबल बिजनेस का ये 26% प्रभाव रखता है। और ये वैश्विक भारत की इसमें भूमिका क्या हो सकती है, यानी हम जो भी इस समिट की यानी इस ग्रुप के सदस्य हैं, यानी हमारा क्या रोल होगा, इसमें हम क्या अपनी भूमिका अदा करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। भारत की भूमिका ये होगी कि 2026 में भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। अभी 2025 चल रहा है, इसका आयोजन जो है 7वां ब्रिक्स समिट जो है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ। आने वाले दिनों में 2026 में क्रम से 18वां 2026 में जो ब्रिक्स का नेक्स्ट समिट होने वाला है वो हमारे भारत में होने वाला है। तो इसकी हम जो भी अध्यक्षता करेंगे। तो 2026 में भारत करेगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। पीएम मोदी ने पेश किया ब्रिक्स का नया नाम, यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रिक्स का एक नया नाम पेश किया जो उन्होंने रखा वहाँ पे। तो ये नाम क्या है ब्रिक्स का, उन्होंने जो मूल मंत्र यानी जो उन्होंने डेफिनेशन दिया वो था बिल्डिंग रिजाइलेंस एंड इनोवेशन फॉर कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी इसे हिंदी में क्या होगा, क्षमता निर्माण, सहयोग व सतत विकास के लिए अन्वेषण। ये एक जो ब्रिक्स का जो एक मॉडल है, जो इन्होंने एक डेफिनेशन दिया हमारे पीएम मोदी ने, वो यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसे आप जानेंगे और इसमें और क्या हम अपनी भूमिका दे पाए, यहाँ पे हम अपनी बात को रख पाएँ, ये जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिम्मेदार एआई के लिए सभी देशों के बीच समन्वय का आग्रह। एआई के लिए सभी देशों का एक जिम्मेदारी भरा भूमिका को अदा करना। एआई फॉर ऑल यानी सभी के लिए एआई, यानी एआई सभी के लिए मंत्र के साथ एआई गवर्नेंस को प्राथमिकता देने की बात कहें। यानी अपने गवर्नेंस में, अपने शासन में एआई की भूमिका अब आज की प्रासंगिकता रह गई है। हमें एआई को महत्व देना पड़ेगा और सबको लाभ मिले एआई का, इसके लिए एक साथ प्रयास करने की ज़रूरत है। हमें इसको ध्यान में रखना है, हमें इस बात को समझना है। इस पूरे मंच में बैठक का एक उद्देश्य था जो हमने समझा, इस बैठक का एक एजेंडा था जो हमने समझा। हमारे भारत ने, हमने, पीएम मोदी ने क्या प्रस्ताव रखा, क्या बात रखी, वो सारी चीज़ों को हमने जाना, समझा, जो एग्ज़ाम के परीक्षा के इम्पोर्टेंट दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हम यहाँ पे जान पाए। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था, तो आपने इसको जाना।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे वाले सेक्शन में बढ़ते हैं। आगे वाले सेक्शन में जैसा कि पिछले दिनों हमने चर्चा की थी कि हम एक योजना को जानेंगे। तो सरकार योजना का बनाती क्यों है, इसका उद्देश्य क्या होता है। सरकार देखिए, सरकार नीति का निर्माण करती है, योजना का निर्माण करती है हमारे लिए, ताकि हम उस योजना का लाभ ले पाएँ। हम टैक्स पेयर है, हम जनता है, हमने जिनको चुनकर भेजा, जो सरकार में आई, उसका भी कर्तव्य है हमारे प्रति कि हमें समावेशी विकास की ओर ले आना। हमें सबका साथ सबका विकास, जो सरकार का मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस थीम को, इस एजेंडे को लेकर सरकार शासन कर रही है और हम तक योजना का निर्माण करती है, ताकि एक लक्षित समूह तक, एक टारगेटेड ग्रुप्स तक इस योजना का लाभ मिले और हम सभी उस योजना को सफल क्रियान्वयन में अपनी भूमिका, अपनी भागीदारी को निभा पाएँ। योजना बनती है, जब तक वो योजना सफल नहीं होगी, जब तक एक समुचित व्यवस्था, समुचित जो ब्यूरोक्रेट्स का प्रयास भी रहता है, लेकिन प्रयास हमारा भी रहता है कि हमारा भी एक भूमिका रहती है कि जिसके लिए योजना बनी हो उस ग्रुप तक, उस लक्ष्य तक योजना को पहुँचे, हम उस योजना का पूरा लाभ ले पाएँ। अगर योजना बनने से पन्ने में बन गई है, उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, अनुचित कोई भी जो योजना के लिए हकदार नहीं है वह अनुचित तरीके से लाभ ले रहा है, तो यार योजना जो है वो सही तरीके से सफल नहीं हो पाती है। इसलिए उसका सफल होना, उसका धरातल पर सफल क्रियान्वयन होना इस बात के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जिस समूह के लिए, जिस लक्ष्य के लिए वो योजना बनी है, उस लक्ष्य तक, उस समूह तक योजना को तक पहुंचाया जाए। तो इस बात को हम यहाँ समझेंगे, वो योजना क्या है, वो योजना आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है, इस बात को यहाँ समझेंगे, जानेंगे। हो सकता है कि आपको यहाँ चीज़ें न थोड़ी सी देखने में कठिनाई हो रही हो, लेकिन मैं आपको बात अपनी सरल शब्दों में, सरल भाषा में समझाने के प्रयास करूँगा, ताकि आप मेरी बात को सुने, समझें और इस योजना को आप लाभ ले पाएँ, क्योंकि योजना आपके लिए बनी है। और मैं ये योजना, वैसी योजना यहाँ पे लाता हूँ, आपको समझाता हूँ, जो एक स्टूडेंट के लिए जानना बहुत बेहद ज़रूरी होता है, जिसका शायद जो योजना की जानकारी शायद आपको नहीं हो, लेकिन यहाँ आप जानेंगे, यहाँ आप समझेंगे, मैं बताऊँगा, ताकि इसके आगे अगर आपने लाभ लिया तो आपको पर्सनली बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत आप जुड़ाव महसूस करोगे कि हाँ कोई है कि जो योजना के बारे में बताया। तो मेरा प्रयास यही है कि ये योजना जो बनी है वो आप तक ज़रूर पहुँचे, आप उसका लाभ लें और फाइनली ये योजना हम सब की जिम्मेदारी है, जितनी प्रशासन की जिम्मेदारी है, जितनी सरकार की जिम्मेदारी है, योजना बनाना, योजना का कार्यान्वयन करना हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उस योजना का लाभ ले पाएँ। तो आइए समझते हैं। ये योजना का नाम है, जो आज मैं लेकर के आया हूँ, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। यानी बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के विद्यार्थियों के लिए ये योजना बनी है, जो सरकार ने बनाई है। आइए योजना आगे का उद्देश्य क्या है, ये योजना को उसको समझते हैं। बिहार के 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। जो भी विद्यार्थी बिहार में हैं, जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई है। यानी और आगे इसकी शुरुआत कब हुई जानते हैं, 2 अक्टूबर 2016। यानी ये जो योजना है, गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 को योजना बनी है, योजना का शुभारंभ हुआ है। और इस योजना के अंतर्गत छात्रों को अधिकतम 4 लाख तक का एजुकेशन लोन दिया जाता है, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी देखिए, जब आप इंटर पास करते हो, ठीक है, तो आपको छात्रवृत्ति भी सरकार देती है, ठीक है, और उसके बाद आपको आगे उच्च शिक्षा आपको मिले, आपको तकनीकी, गैर तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा मिले, आपको जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हो। यानी आपने डिप्लोमा करते हो, आपने बीटेक किया, आपने एमबीए किया, या आगे की उच्च शिक्षा के लिए आपको सरकार एक 4 लाख रुपए तक का, अधिकतम 4 लाख रुपए तक का एक लोन देती है, जो आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आप प्राप्त करते हो, ठीक है। और इसके लिए क्या शर्तें होंगी ये जानते हैं हम। इसके लिए ब्याज दर है 0% है। यानी जो भी महिलाएं हैं, बिहार की अस्थायी निवासी है, जो महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं और ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए इसमें ब्याज दर, जो लोन के लिए ब्याज दर जो निर्धारित किया गया है वो 0% है। यानी जो महिलाएं हैं उनके लिए सरकार, जो ट्रांसजेंडर है, जो दिव्यांगजन है, ये 3 ग्रुप के लिए जो योजना है 0% आपका ब्याज लगेगा। यानी आपने लोन लिया 4 लाख रुपए का, आपको इसके लिए कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज नहीं देना होगा, ठीक है। लेकिन अब सरकार
अगर ब्याज लेगी तो किन से लेगी ये जानते हैं। अब देखिए, इसमें जो कोर्स होगा तकनीकी, गैर तकनीकी, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, ये हो गया। गारंटी, किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं। इसमें कह रहा है कि आपको जब लोन लेंगे तो आपको कोई भी गारंटर की ज़रूरत नहीं है, यानी सरकार आपको बिना गारंटर के, बिना गारंटी के आपको अपनी शिक्षा के लिए, अपनी उच्च शिक्षा के लिए, अपने उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए आपको बिना गारंटी के लोन दे रही है। ठीक है। लोन चुकाने की अवधि, पढ़ाई पूरी होने के बाद वर्ष या नौकरी लगने की 6 महीने के बाद से ईएमआई शुरू होती है। यानी देखिए, पहली बात तो हमने ये समझा कि योजना एक 12वीं पास कक्षा इन्होंने पास कर ली उसके लिए बनाई गई है। पहली बात, इसमें जो लोन दिया जाएगा अधिकतम 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और तीसरी बात, इसमें जो लोन के लिए जो ब्याज देना होगा आपको 3 ग्रुप के लिए, यानी महिला है, ट्रांसजेंडर है, दिव्यांगजन है, इनके लिए कोई ब्याज नहीं लगेगा। और जो बाकी बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो और भी ग्रुप्स आ गए, ठीक है, चाहे वो किसी भी जो भी जाति समूह से आते हो, उनके लिए कोई भी मतलब उसमें ब्याज अगर देना भी होगा ना तो आपको मामूली सा ब्याज देना होगा, जो अभी निर्धारित समय समय पे चेंज होता है, लेकिन वो मामूली सा ब्याज दर है। जो कहीं से भी आप लोन लोगे ना, उससे आपको बहुत ही मामूली सा, ठीक है, ताकि आपको इस योजना का देखो उद्देश्य यही है, आपको बिना गारंटी के योजना लोन दिया जा रहा है। पहली बात, आपको सबसे कम जितना हो सकता है, जितना सरकार कर सकती है उतना 3 समूह के लिए बता दिया, ट्रांसजेंडर, महिला और दिव्यांगजन, इनके लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा। जो बाकी बचे उनके लिए मामूली सा ब्याज सरकार वो लेगी आपसे, और जिसके बदले आपको अधिकतम 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है। और लोन चुकाने की अवधि, यानी पढ़ाई पूरी होने के बाद आप 1 वर्ष पढ़ाई पूरी होने बाद या 1 वर्ष अब जब आपने नौकरी ले ली, जब देखिए आपने जब पढ़ाई पूरी कर ली, आपने जो कार्य के लिए, जो उच्च शिक्षा के लिए आपने लोन लिया था, आपने वो काम कर लिया, आपने शिक्षा प्राप्त कर ली। अब उसके बाद क्या करोगे? आप नौकरी करोगे। आपने शिक्षा प्राप्त कर लिया, अभी आपकी नौकरी नहीं लगी, आपकी कोई आय नहीं है, तो सरकार आपसे लोन नहीं ले रही है अभी। लेकिन जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर लोगे, जब आपको नौकरी कहीं लग जाएगी, जब आप नौकरी कर रहे होगे, उसके बाद भी 6 महीना बीत जाने के बाद तब आपकी ईएमआई जो होती है, लोन देने का जो ब्याज होता है, वो आपको चुकाना होगा। यानी इसमें आप पूरी तरह से सेफ हो गई, मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आप स्टूडेंट की बेहतरी के लिए बनाया गया है। योजना का उद्देश्य है कि हमारे बिहार के जो भी बच्चे हैं, जो भी सक्षम नहीं, जो आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है अपनी उच्च शिक्षा के लिए, उनके लिए ये योजना बनाई गई है। उनके लिए कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और समाज में एक अच्छी अपनी पहचान, अपनी एक अच्छी नौकरी ले पाए, अपनी आर्थिक सबल हो पाए, आर्थिक रूप से सक्षम हो पाए, ताकि समावेशी विकास इस समाज का हो पाए। अपनी भूमिका, एक युवा शक्ति अपनी भूमिका इस समाज को एक नई दिशा दिखा पाए, आर्थिक रूप से स्वयं संबल हो और देश को भी आगे ले जाए। इसलिए ये योजना बनी है, आपके लिए बनी है। इसकी शर्तें आपने जान, अधिकतम 4 लाख रुपए तक का लोन, 3 ग्रुप है, महिला, दिव्यांगजन एंड ट्रांसजेंडर, इनके लिए कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। बाकी जो भी बचे उनके लिए मामूली सा ब्याज लगेगा आपको। और लोन चुकाने की अवधि आपको पता है कि जब आप उच्च शिक्षा के लोन लोगे, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब कहीं नौकरी के प्रयास करोगे, नौकरी लग जाएगी आपकी, जब आप नौकरी सैलरी जब वो चालू हो जाएगी, तो आपको प्रथम 6 महीने तक कोई आपको ब्याज नहीं देना है। उसके बाद 6 महीने जब बीत जाएंगे, उसके बाद आपकी ईएमआई जो है स्टार्ट होगी। तो आप तो सक्षम हो अपने लोन को चुकाने के लिए, तब सरकार आपसे लोन लेगी, यानी आप पूरी तरीके से सेफ हो। फिर इसकी जो पात्रता है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है, वो क्या है? आपको देखो, बिहार का निवासी होना चाहिए, यानी आप बिहार का एक अस्थायी निवासी होने चाहिए। आपने 12वीं की कक्षा पास कर ली हो, आपकी आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, आपकी मान्यता प्राप्त संस्थान से नामांकन जरूरी है, यानी आप जहाँ से पढ़ाई के लिए वहाँ से आपको नामांकन होना, वहाँ से संस्थान से नामांकन होना ज़रूरी है। और जो इस योजना का लाभ लेने के लिए जो दस्तावेज चाहिए होंगे, जो आप अप्लाई करोगे, उसके लिए जानकारी आप ले लीजिए। आपके लिए एक आधार कार्ड जो आपने सभी ने बनाया होगा, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट लगेगी आपको, और निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और संस्थान की फीस संरचना जो भी है, जो भी फीस स्ट्रक्चर जो जहाँ पे आप एडमिशन लोगे, जहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त करोगे, उसका जो फीस स्ट्रक्चर है, जो भी है संरचना उसकी, वो लगेगी। आपको पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो लगेगा, आपको बैंक जो पासबुक की एक कॉपी लगेगी, यानी जो भी बैंक पासबुक है उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगेगी, जिससे आप आगे लोन को चुकाओगे, ठीक है, जिससे आपको लोन दिया जाएगा। और बिहार सरकार और ये जो योजना बनी है, बिहार सरकार, आप तो जान रहे हो कि बिहार सरकार 7 निश्चय योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत इस अम्ब्रेला कार्यक्रम के अंतर्गत ये योजना, ये
योजना को शामिल किया गया है। ये योजना 7 निश्चय योजना हमारे मुख्यमंत्री जी का एक सफल प्रयास है, उसके अंतर्गत ये योजना लागू होती है। उसके अंदर इस अम्ब्रेला कार्यक्रम के अंतर्गत योजना आपके लिए बनाई गई है। तो आई होप आपने इस योजना को समझा। भले ही आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, आप लिख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैंने अपनी भाषा में, अपनी सरल भाषा में आपको सिखाया, समझाया। आपको जितना हो सकता था कि मैं आप तक इस चीज़ को सरल करके आपको समझा पाऊँ, आप जान पाओ, आप मेरी बात को सुनकर समझ पाओ कि हाँ, ये योजना का क्रम क्या है, योजना कैसा है, योजना किस प्रकार हमें लाभ पहुंचाएगा, इस योजना को लाभ लेने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या दस्तावेज चाहिए इसके लिए, ये सारी जानकारी आप तक पहुंची। तो हमारा ये दूसरा सेक्शन ये आज ख़त्म हुआ, ये पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं, जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हम समझते हैं, पढ़ते हैं। हमने पिछले दिनों क्लास में पढ़ा था पार्लियामेंट। हमने एक मिनट, हमने भारतीय संसद पढ़ा था पिछले दिनों, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। यानी हमने राज्यसभा, इंडियन पार्लियामेंट, हमने भारतीय संसद पढ़ा था। हमने इसके अंतर्गत इसके जो 3 पार्ट है संसद के, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इसके बारे में पढ़ा था। हमने ये पूरी चर्चा 2 क्लास में ख़त्म की थी। एक लोकसभा, राज्यसभा और फिर तीसरा चीज़ जो था राष्ट्रपति, तीसरा जो सेक्शन था हमने राष्ट्रपति, ये आपको मैंने बताया था कि ये हम अंतिम में पढ़ेंगे। यानी हमने संसद को समझा, उसकी व्यवस्था को समझी, और हमने फिर लोकसभा के बारे में बात किया। इन सारे सेक्शन, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, क्या पात्रता चाहिए, क्या क्राइटेरिया होता है, पूरा जो डिटेल्स हो सकता था, जो एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिससे सवाल बनेंगे, जिससे आप इस पूरे सेक्शन को, ये पूरी संसदीय व्यवस्था को आप समझोगे। ठीक है, कानून का निर्माण कैसे होगा, मतलब सारी चीज़ें मैंने जो भी था, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी था, वो हमने बताई। उसके बारे में गहन चर्चा की हमने लोकसभा, राज्यसभा को पढ़ लिया। अब जो हमारा क्लास है राष्ट्रपति पे होगा, यानी आगे की क्लास जो हमारी चलेगी वो राष्ट्रपति पे केंद्रित होगी, ये हम समझेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, तो हमारा टॉपिक है आज का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। देखिए, सबसे पहले हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं हमें अनुच्छेद की जानकारी होनी चाहिए। ये राष्ट्रपति का जो पद है ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, इस अनुच्छेद की जानकारी हमें होनी चाहिए। हमें संविधान में जो होता है अनुच्छेद का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इससे सवाल डायरेक्ट बनते हैं। ये अनुच्छेद आपको याद रखना होगा। जिस प्रकार हमने बताया था कि संसद का जो वर्णन है ये अनुच्छेद किस में दिया गया है, आपने बताइए 29 अनुच्छेद में दिया गया है, राज्यसभा का 80 में दिया गया है, और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में दिया गया है। और राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है, जहाँ पे इसका वर्णन है, जहाँ इस पद का वर्णन है, जहाँ उसका पूरी चर्चा दी गई है, वो अनुच्छेद है 52 से 62, यानी 52 से अनुच्छेद 62 तक इसके बारे में पूरी चर्चा दी गई है। राष्ट्रपति का पद
ये राष्ट्रपति का जो पद है ये क्या है? राष्ट्रपति, पहली बात, ये राज्य का प्रमुख होता है, यानी राज्य का ये प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट, यानी यह हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है, यानी ये राज्य का प्रमुख है। राज्य का मतलब यहाँ है भारत से। हम कहते हैं ना अपने भारत को संविधान में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो राज्य का मतलब यह हमारे देश, हमारे भारत से है। ये राज्य का यह प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। ठीक है, हमने ये समझा। राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी ये नॉमिनल, यानी नाम मात्र का। तो वास्तविक कौन होगा? हम कहते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। हम डायरेक्ट जो होता है, जनता जो होती है, जनार्दन होती है, वो डायरेक्ट इसमें वोट नहीं डालती। यानी हम जो होता है, हम आम नागरिक होते हैं, ठीक है, जहाँ हमें वोटिंग का राइट दिया गया है, हम राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। जिस प्रकार हम संसद में क्या था, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, हमने अपने प्रधानमंत्री यानी हमने सांसद चुना था। ठीक है, तो हमने सांसद को चुनने के लिए या अपने विधायक को चुनने के लिए डायरेक्ट वोट डाला था। ठीक है, हमने लोकसभा में के चुनाव में अपना प्रत्यक्ष मतदान दिया था, हमने चुनाव में अपनी प्रत्यक्ष भूमिका अदा की थी। लेकिन जब आपने राज्यसभा का चुनाव पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो सेम टू सेम यहाँ भी चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे अब वोट कौन डालेंगे इनके बारे में जानेंगे। तो वास्तविक चुनाव यानी वास्तविक चुनाव कहाँ हुआ? लोकसभा में हुआ, वहाँ हमने सांसद चुना। ठीक है, और वहाँ पर प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, हेड ऑफ द स्टेट, उनको क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, हमने ये पढ़ा, राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख हुआ। तो वास्तविक प्रमुख भी तो कोई होगा। तो वास्तविक प्रमुख कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, तो वास्तविक प्रमुख कौन है? ये नॉमिनल हेड हो गए। तो यहाँ पे जो वास्तविक प्रमुख है, जो रियल हेड है, वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री साहब, हमारे प्रधानमंत्री। इसलिए आप देखते होंगे जो भी बड़े फैसले हैं, जो भी निर्भर होते हैं, जो देश को वास्तविक रूप से लीड कर रहा है, यानी देश को लीड कौन कर रहा है, देश की पूरी संरचना, शासन व्यवस्था को चला कौन रहा है, जो सर्वे सर्वा, जो सदन का नेता है, जिसके होने से ही सरकार है। अगर वो ना हो तो सरकार की कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी ना। सदन का नेता कौन है? लोकसभा के सदन का नेता कौन है? हमारे पीएम मोदी साहब, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए वो क्या है? वास्तविक है, वास्तविक वो प्रमुख हैं। तो यहाँ पे ये जानते हैं। तो हमने ये समझा कि संविधान का प्रावधान समझ लिया आपने, जो पद की, जो यहाँ पे राष्ट्रपति जो था राज्य का नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो हमने ये समझा। अब नेक्स्ट इसके आगे पढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा निर्वाचन की प्रक्रिया। तो निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। हमने ये जाना कि यहाँ पे इलेक्शन जो होगा इनडायरेक्ट होगा, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, यानी अप्रत्यक्ष इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा यहाँ पे। ये आपने समझा। और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट चुनाव होगा, यहाँ पे वोट डालेंगे कौन? यानी यहाँ पे जो चुनाव होगा, यहाँ पे वोट डालने का अधिकार किनको है? जनता वोट नहीं डालेगी, यानी चुनाव जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा। तो वोट डालेंगे कौन? यहाँ पे होगा जो हमने पढ़ा था, लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये वोट डालेंगे। यानी जो लोकसभा थे, जो राज्यसभा थे, निर्वाचित सदस्य, हमने पढ़ा था ना कि लोकसभा में जो था 545 मेंबर्स थे। ठीक है, इसमें 545
तो उसमें राज्य से लोग मतलब राज्य से भी थे, संघ राज्य क्षेत्र भी से भी थे। तो उसमें जो निर्वाचित सदस्य थे वो वोट डालेंगे। इसमें वोट डालेंगे जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जिन्हें एमएलए ने चुना था, राज्यसभा चुना था ना, एमएलए जिन्होंने चुनकर भेजा था राज्यसभा में, वो निर्वाचित सदस्य। और जो मनोनीत सदस्य 12 सदस्य जो थे यहाँ पे राज्यसभा में 12 सदस्य थे जो सरकार के द्वारा, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत थे, जिन्होंने बताया था साहित्य, कला, समाज सेवा और साहित्य, कला, समाज सेवा, इन 4 सेक्शन से जो था आपके चुनकर आए थे। उन्होंने मनोनीत किया गया था। जो जिन्हें मनोनीत करने का अधिकार किन्हें है? राष्ट्रपति को, जिन्होंने राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया था, तो वहाँ से चुन करके आए थे। तो यहाँ पे वो जो 12 सदस्य जो है यहाँ पे ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पे पार्टिसिपेट वही करेंगे जिनका निर्वाचन हुआ है, जो निर्वाचन पद्धति से चुनकर आए हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और बाकी इनमें कौन वोट डालेंगे? पहला क्रम तो ये हो गया, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसमें राज्य विधानसभा हो गया, और कौन सा? जम्मू कश्मीर तो अब नहीं रहा, दिल्ली और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र। इसमें संघ यूटी के वोट डाले। यहाँ पे विधानसभा है संघ राज्य क्षेत्र। तो जहाँ पे विधानसभा कहाँ पे है? ऐसे संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे यूनियन टेरिटोरीज जहाँ पे वास्तविक में विधानसभा है, विधानसभा कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों दिल्ली का चुनाव हुआ, तो दिल्ली के चुने मुख्यमंत्री का नाम क्या है? रेखा गुप्ता। उनका जहाँ पे सीएम है, जहाँ पे सीएम शासन करती है। एक पुडुचेरी है जहाँ पे भी चुनाव होता है, जहाँ पे भी सीएम चुने जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझा। तो कौन से 2 यूटी हैं? एक दिल्ली है और एक पुडुचेरी है, यानी पौंडीचेरी। ये 2 जगह जो संघ राज्य क्षेत्र है जहाँ से डायरेक्ट इलेक्शन होता है। यानी आपने ये समझा, एक तो पहली बात 3 लोग जो यहाँ पे आपका चुनाव पद्धति में भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। पहला, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये आपने समझ लिया। यहाँ पे मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ये 4 खंड से जिन राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, ये 12 सदस्य यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये क्लास क्लियर हो गया आपका। सेकेंड, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधान देखिए, राज्य जो जैसे इस केंद्र में संसद में 2 पार्ट हैं, लोकसभा और राज्यसभा, आपने ये समझा। उसी तरह राज्य में भी 2 पार्ट हैं, जहाँ पे राज्य विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में है, 6 राज्यों में है। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य में जहाँ पे विधान परिषद है। तो विधान परिषद वाले वोट यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वोट करेंगे विधानसभा वाले। तो विधानसभा जो अमित देखिए, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये वोट करेंगे यहाँ पे। और संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र में कौन आ गया? जो जहाँ पे विधानसभा है, जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, जहाँ पे एलजी शासन नहीं करते, यानी जहाँ पे गवर्नर शासन नहीं करते, जहाँ पे राज्यपाल शासन नहीं चलाते, तो 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिनमें से 2 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री चलाते हैं राज्य की शासन व्यवस्था, जहाँ पे विधानसभा है। तो ऐसे कौन है? दिल्ली और पुडुचेरी। आपने ये समझ लिया। आई होप मैंने पूरे सरल शब्दों में और बार बार रिपीट करके आपको ये चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया आपने मैंने राष्ट्रपति की समझाई कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में राष्ट्रपति की जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है, इनमें कौन वोट डालेंगे। एक बार और समझते हैं। इनमें वोट डालने का अधिकार है। पहली बात, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, जिनमें जनता वोट नहीं डालेगी। इन्हें वोट कौन डालेंगे? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन हुआ है। ठीक है, और फिर इसमें सेकंड में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जितने भी 28 राज्य हैं उनके निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। और थर्ड में संघ राज्य क्षेत्र, जितने यूनियन टेरिटोरीज़ हैं, 8 यूनियन टेरिटोरीज़ हैं, उनमें से 2 दिल्ली और पौंडीचेरी, इन 2 जगह के जो भी हैं वोट डालेंगे यहाँ पे। आपने ये समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब क्या पद, इसमें जो मतदान प्रणाली है अब क्या रहने वाली है ये समझते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और प्लस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो चुनाव होगा हमने ये पढ़ लिया, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। अब इसकी जो मतदान यानी इलेक्शन प्रोसेस है उसी क्रम में यहाँ पे पढ़ेंगे। आनुपातिक प्रति यानी चुनाव कैसे होगा, जैसे हम चुनते हैं, यहाँ पहले था हमने सांसद चुना था, FTPS रूल ने चुना था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। ये चुना था, इसमें 50, इसमें कोई भी अगर उम्मीदवार को है 50% से प्लस यानी 50% से अधिक अगर किसी को वोट आ गई, ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए सांसद चुने थे हमने, विधायक चुना था, यानी 4 उम्मीदवार आपके निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हैं, ठीक है। इनमें जिनको भी वोट डाले, वोट ज़्यादा आएगी, जैसे पहले उम्मीदवार को वोट आया 500, दूसरे उम्मीदवार को 400, तीसरे को 300 आया, चौथे को 200 आया। इसमें विजेता कौन हुआ? विजेता वही हुआ जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट पाया, 500 वाला। तो यहाँ पे क्या सिस्टम था? FTPS रूल, यानी 50% प्लस 1, फर्स्ट पास द फोर्थ सिस्टम, यानी FTPS रूल था। 50% से जिनको ज़्यादा वोट आया वो चुनाव लड़ते थे और चुनाव जीतते थे और वो विजेता घोषित किए जाते थे। यहाँ पे जो इनका तरीका है, जो इनका चुने जाने की जो व्यवस्था है, यहाँ पे मतदान प्रणाली है, ये यहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ये, और दूसरा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। समझ में आया? हमारे MP, हमारे MLA, ठीक है, हमारे देखिए लोकसभा राज्यसभा क्या है, MP बनेंगे, चुनाव होगा MP बनेंगे ना, उनका वोट, और राज्य विधानसभा के कौन है? MLA, उनका वोट चाहिए यहाँ पे। समझ में आया? और वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने ही तो चुन के भेजा है, इनडायरेक्ट भेजा है। डायरेक्ट हमने वोट नहीं किया, वोट हमने सांसद चुना, हमने विधायक चुना, हमारे बदले जो निर्वाचन क्षेत्र से जो आ रहे हैं, एक विधायक जिस निर्वाचन क्षेत्र से आ रहा है, एक सांसद जिस पूरी निर्वाचन क्षेत्र से को कवर कर रहा है, जिस पूरी निर्वाचन क्षेत्र से आ रहा है, उसे हम ही तो चुन के भेजे हैं, उसे हमने ही तो समर्थन दिया है कि आप जो फैसले लोगे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए, चाहे केंद्र में हो चाहे अपने निर्वाचन क्षेत्र में हो, जो भी फैसला लोगे उसमें सहमति किसकी है? वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इनडायरेक्ट वे में वो हम जनता जनार्दन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। संसद में कोई सांसद सवाल पूछता है, बहस होती है, कानून बनते हैं, कानून का निर्माण बनता है, राष्ट्रपति मुहर लगाते हैं, उनमें हम तो डायरेक्ट नहीं आते, डायरेक्ट तो संसद में जाके हम नहीं बैठ सकते। अगर बैठना 13 करोड़ जनता कैसे बैठेगी? तो हमने अपने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जब चुनाव हुआ तो हमने अपना प्रतिनिधि हमने केंद्र में कहाँ, संसद में कैसे भेजा? लोकसभा से, राज्यसभा से भेजा, हमने चुना। लोकसभा में प्रत्यक्ष तरीके से, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष तरीके से। इस तरह हमारी स्टेट असेंबली होती है, कभी विधानसभा होती है, विधान परिषद होते हैं, जहाँ पे विधानसभा में इसी तरह जैसे केंद्र में पार्ट है लोकसभा राज्यसभा, राज्य में है विधानसभा विधान परिषद। अब विधान परिषद कुल 6 राज्य में है, सब राज्य में नहीं है। जहाँ पे जिन्होंने व्यवस्था, जिनको लग गया कि विधान परिषद होनी चाहिए, वहाँ पे विधान परिषद है। इनको लगा कि नहीं, हम विधानसभा से खुश हैं, हम विधानसभा में हम एलिजिबल हैं। ये व्यवस्था पूरी संविधान में दी गई है। हम कुल 6 राज्य के पास विधान परिषद रखे हुए हैं, बाकी जिनको ज़रूरत नहीं लगती वो नहीं रखे हैं। विधानसभा लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि सदन का नेता कोई होगा, चीफ मिनिस्टर कैसे बनेंगे? MLA चुने जाएंगे तो MLA का हेड ऑफ दी कोई तो होगा असेंबली। तो ऐसी व्यवस्था है। तो एक MLA जिस पूरी निर्वाचन क्षेत्र से
चुनाव जीत कर के आता है, हम समर्थन देते हैं कि आप हमारे बदले विधानसभा में कोई कानून बनेगा राज्य को लेकर के, राज्य कानून बनाएगी, ठीक है, तो उन्हें हमारा समर्थन प्राप्त है। केंद्र स्तर पर हम सांसद चुनते हैं, उन्हें हम अपने निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार है, हमने चुनकर हमने वो अधिकार दिया, अपना कीमती वोट दिया है, हमने चुना है उन्हें, तो वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। सारी बहस प्रक्रिया, सारे कानून का निर्माण, सब कुछ जो होता है वो हमारे फैसले, हमारे वोट से ही तय होता है। इसलिए कहता हूँ संविधान में वोट सर्वोपरि है, जनता मालिक है। तो चुनाव का समय होता है, अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आप देख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, लोक लुभावन फैसले लिए जाएंगे आने वाले दिनों में। जो 5 साल में नहीं हुआ, आने वाले चंद दिनों में कुछ होगा। इसलिए कहते हैं हमारी जितनी सरकार की भूमिका होती है पूरी शासन व्यवस्था को, सरकार को चलाने के लिए, उतनी हमारे भी आमूलचूल भूमिका होती है। देश को, शासन व्यवस्था को चलाने में आप अपना कीमती वोट देते हैं, और ये वोट 500,000 रुपये में बिकने वाला नहीं होता है। इसलिए कहता हूँ शिक्षा, पॉलिटिक्स की समझ, राजनीतिक समझ जरूरी होनी है। हम चाय की टपरी में बैठकर जो मुद्दे डिस्कस करते उससे देश नहीं चलेगा। जो हम व्यवहार में जानेंगे, जो अपने अधिकारों को जानेंगे, हम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझेंगे, तभी तो हम सक्षम हो पाएंगे, अपने कीमती वोट को वैल्यू को समझ पाएंगे। हम कुछ पैसे के चक्कर में या कोई लोक लुभावन चीज़ों के चक्कर में अपने वोट, कीमती वोट ऐसे ही जाया नहीं करेंगे। अपने देश के विकास के लिए हमें अपना कीमती वोट, अपना कीमती समय निकाल करके उस विशेष दिन को जाना होगा, अपना कीमती वोट देना होगा। हमारा पढ़ा लिखा होना सिर्फ एक नौकरी पाने तक सीमित नहीं होता है। हमारा पढ़ा लिखा होना एक जिम्मेदार नागरिक बनने तक भी हमारी भूमिका होती है। असल पढ़ा लिखा होना, असल अधिकारियों की समझ होना उसे कहेंगे जो अपने अधिकारों का पता होगा। जिसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे विश्व के संविधान को समझा, जाना, और फिर हमारे देश का संविधान को तैयार किया। और आप ये कहेंगे कि हमारा ये संविधान सबसे अच्छी बातों का, पूरे विश्व के अच्छे नियम, कायदे, कानून का समुच्चय है। उनका ध्येय था कि हम अपने अधिकारों को समझें, जानें, अपने कर्तव्यों को जानें, और सिर्फ एक किताबी ज्ञान तक ये सीमित न रहे, इसे अपने जीवन में लाएं। अंग्रेज़ों के शासनकाल में हमारे पास यही तो नहीं था, हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, कोई ड्यूटीज़ नहीं थी, हम पर शोषण होता था, कोई हमारी अभिव्यक्ति नहीं थी। हमारे देश के आज़ाद होने के बाद हमने अपने संविधान का निर्माण किया, हमें आज़ादी मिली, हमें अधिकार दिए गए, हमें अपने कर्तव्य दिए गए, और इसको जानना समझना होगा हमें। हमारे पॉलिटी, हमारे राजनीतिक विज्ञान पढ़ने का उद्देश्य भी यही है, अपने अधिकारों को जानना, अपनी समझ को विकसित करना। यह सिर्फ एक किताब, राजनीतिक विज्ञान एक बहुत ही जटिल विषय है। इसे मैं आपके सामने एक सरल शब्दों में बयां करता हूँ, एक पूरी कक्षा लाता हूँ, अपने सरल भाषा में, सरल शब्दों में आप तक पहुँचाऊँ, आपको डिलीवर करूँ, आपको समझ हो, आप अपनी भूमिका इस समाज को एक सकारात्मक रूप से दे पाए, अच्छे नागरिक की दिशा में कदम बढ़ा पाए। हमारा आने वाला चुनाव ये इस बात की तय करेगा कि हम किसी के बहकावे में, किसी जाति, धर्म, पंथ से ऊपर उठ के वोट करें, अपने वोट के राइट्स को, अपने वोट की वैल्यू को समझें। हमारे पढ़े लिखे होने का ध्येय सिर्फ नौकरी लेने तक सीमित नहीं होता है। हमारे समाज में अपनी भूमिका होती है, अपने देश के लिए भूमिका होती है, जहाँ पे हम रहते हैं, जो देश ने हमें इतना सब कुछ दिया, हमें अधिकार मिले हैं, अपने कर्तव्य मिले हुए हैं, हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारे पास वोट की जो ताकत है, इसका सही इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। चाहे किसी की बातों में आ जाने के बाद, जाति, धर्म, पंथ को देखने के बाद, या कुछ पैसों के लिए अपने वोट को बेच देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा गलत निर्णय होता है।
और फिर हम दोष देते हैं सिस्टम को, प्रशासन को, शासन को, और ये दोषारोपण चलता रहता है। इसलिए हमारी समझ, हमारा पढ़ने का उद्देश्य तभी सफल होगा जो हम जिम्मेदार एक नागरिक बनेंगे, जो अपनी वोट की वैल्यू को समझेंगे। इसलिए इस चुनाव में अपने बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो अपने वोट की वैल्यू को समझें। आप अपना वोट, कीमती वोट आप जाकर ज़रूर दें और ऐसे फैसले लें, ऐसा निर्णय लें जिससे आपका बिहार आगे बढ़े, जिससे आपका देश आगे बढ़े, जिसके डेवलपमेंट में, जिसके विकास में, जिसके समावेशीकरण में अपनी सकारात्मक भूमिका दे पाए। यही हमारी उद्देश्य है शिक्षा का, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था का, जिसके लिए हम दोष देते आते हैं सरकारों पर, दूसरों पर। हमारी भूमिका है अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, हमारी भूमिका है अपने समाज में के डेवलपमेंट में। इसलिए ये राजनीतिक विज्ञान, ये पॉलिटी का ज्ञान सिर्फ किताबी ना होकर हमारे जीवन में भी आए और इसमें हम अपने अच्छे और एक सच्चे नागरिक का उद्देश्य और कर्तव्य ये दोनों ही निभा पाएँ। तो इसके लिए आज की इस पूरी स्टडी अफेयर्स की क्लास में आज हमने ये सारी बातों को जाना, समझा। आने वाले दिनों में नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की कक्षा को, आगे की क्लास को, आगे की बातों को जानेंगे, समझेंगे। तब तक आप इस क्लास को, इस पूरी क्लास को अच्छे से देखें, समझें। अगर कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन कमेंट करें और इस क्लास को जितनी से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, ताकि हम सब तक पहुंच पाए, हमारी बातें, हमारी क्लास सब तक पहुंचे। और लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी भी एनर्जी बनी रहे आपको बताने में, आपको डिलीवर करने में। तब तक के लिए मैं अमित कुमार आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे।